नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के सिलेबस में जीके जीएस वाले सेक्शन में एनईपी 2020 भाग 1 स्कूल शिक्षा को जोड़ा गया है। मैं बताना चाहूँगा साथियों, आप सभी के लगातार कमेंट को देखते हुए बहुत जल्द आप सभी के लिए जीके जीएस का भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। हम एनईपी 2020 से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके बाद जो आएगा यूनिट 1 से संविधान से देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ और न्यू पैटर्न एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस कराया जाएगा। साथियों, इस वीडियो की बात करें तो हमने इतना शानदार कंटेंट तैयार किए हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही बिल्कुल न्यू पैटर्न में टॉप 30 एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिचय देख लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं और इसके पृष्ठभूमि से भी प्रश्न बनता है। तो सरल परिचय से शुरुआत करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जाता है, भारत की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह स्वतंत्र भारत के इतिहास की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। यदि 21वीं सदी की बात करें तो पहली शिक्षा नीति और स्वतंत्र भारत के इतिहास की बात करें तो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2020 में लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और लचीला बनाना है। आइए, कभी कभी पेपर में जब इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बहुत से साथियों का मानना रहता है यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। बोलचाल में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही फुल फॉर्म पूछा जाएगा आप डालेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं डालिएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए विस्तृत व्याख्या एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। भारत में अब तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई हैं। कौन कौन सा? स्वतंत्रता के पश्चात बात करें तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई, जिसे एनईपी नहीं एनपीई बोला जाता था उस समय। एनपीई याद रखिएगा। 1968 कोठारी आयोग, जो कि कोठारी आयोग के सिफारिशों पर आया। 1964-66 में जो कोठारी आयोग का गठन हुआ, उसके सिफारिशों पर पहली शिक्षा नीति आया। वही द्वितीय शिक्षा नीति कब आया पूछा जाता है तो 1986 में, और इसका संशोधन भी हुआ वर्ष 1992 में, जिसे पीओए के नाम से जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत संशोधन भी हुआ 1986 नीति के। तृतीय शिक्षा नीति की बात करें जो हाल ही में आया 2020 में, 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति रही। आइए समिति का गठन एवं मंजूरी, इन सभी से रिलेटेड तथ्य को जानते हैं। समिति का गठन हुआ एनईपी 2020 बनाने के लिए। जो समिति का गठन हुआ वो कब हुआ? वर्ष 2017 में एमएचआरडी द्वारा। उस समय जो है मानव जो है इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था, एमएचआरडी। तो और बाद में एनईपी 2020 के तहत इस मंत्रालय का नाम रखा गया शिक्षा मंत्रालय, जो आगे हम देखेंगे भी। द्वारा 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा कितने सदस्यीय टीम का गठन किया गया? 9 सदस्यीय, जिसमें एक अध्यक्ष जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और 8 इनके विशेषज्ञ 7 शामिल थे। तो जो अध्यक्ष रहे, इसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनईपी 2020 के अध्यक्ष या ड्राफ्ट तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो वो है आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, और पूर्व इसरो अध्यक्ष रहे हैं ये, और पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त करता है। मसौदा ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया जब 2017 में ये टीम गठित हुआ, और उसके बाद इनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार करने के बाद कब प्रस्तुत किया गया पूछा जाए तो वर्ष 2019 में नीति का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपा गया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी मिली पूछा जाता है तो आप बताएंगे 29 जुलाई 2020, और इसी तिथि को एनईपी 2020 लागू होने की आधिकारिक तिथि माना जाता है। जैसे पूछा जाता है कि भारत में तीसरी शिक्षा नीति एनईपी 2020 कब लागू हुई तो 29 जुलाई 2020। इससे बहुत बार प्रश्न बना है और इसके अध्यक्ष को लेकर भी बहुत बार प्रश्न बना है। एमएचआरडी का नाम परिवर्तन कब हुआ
तो एनईपी 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया एनईपी 2020 के तहत। तत्कालीन व वर्तमान शिक्षा मंत्री अब वर्तमान तो नहीं रह गए हैं, तो हाल ही में चेंज भी हो गए हैं, परिवर्तन हो चुका है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे उस समय, और हाल ही में कुछ दिन पहले ही आपका शिक्षा मंत्री भी चेंज हो चुके हैं। जीडीपी की बात करें, जीडीपी लक्ष्य की बात करें तो शिक्षा पर देश की कुल जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पूर्व में लगभग 4.43% था। यह भी पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 के तहत जीडीपी का शिक्षा बजट में कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6%। नेक्स्ट देखेंगे भारत में शिक्षा नीतियों का विकास क्रम, तो इस तरीके से भी जानिए। फर्स्ट आपका 1968, सेकेंड 1986 और 1992 में संशोधित हुआ, जिसे पीओए के नाम से जाना गया, और थर्ड आपका आया 2020 में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, और 1986 से 2020 में जो आया वो पूरे 34 वर्षों के ऐतिहासिक अंतराल के बाद आया। ये आपके एग्जाम पॉइंट है बीच बीच में हम, ताकि वो रिवीजन टाइप का हो तो उस टाइप का देख रहे हैं। जैसे कि एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य, ये एग्जाम पॉइंट रहेगा। तो एनईपी 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ये आपके कर्नाटक होंगे 7 अगस्त 2021। एनईपी 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य भी पूछ दिया जाता है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है 26 अगस्त 2021। और छत्तीसगढ़, क्योंकि यह एग्जाम आपके छत्तीसगढ़ के लिए है और छत्तीसगढ़ के लिए पूछा जाता है, तो इसका कोई आधिकारिक डेट नहीं है, लेकिन माना जाता है जुलाई 2024 से लागू हुआ है, छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा। तो कस्तूरी रंगन की समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 9 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 8 अन्य विशेषज्ञ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको मेमोरी ट्रिक के जरिए याद रखने का क्रम, जैसे कि 1968 और इसी को उलट दिए 68 को उलटने पर 86 प्राप्त होता है। तो 1968, 1986, 2020 ये 3 शिक्षा नीति अभी तक आई है। अब इसमें पूछा गया है सीजी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2023 में एनईपी 2020 से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में एनईपी 2020 की कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष को पूछा गया था एवं लागू तिथि 29 जुलाई 2020 से सीधा प्रश्न पूछा गया था। एक और प्रश्न बना था जिसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आप देखने वाले हैं, ये इसे भी याद रखिएगा क्विक रिवीजन के रूप में। अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, मंजूरी आपका 29 जुलाई 2020, अंतराल 34 वर्ष का, प्रथम राज्य कर्नाटक, द्वितीय राज्य एमपी मध्य प्रदेश, और एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रखा गया, शिक्षा मंत्रालय, और जीडीपी का कितना खर्च करने का रखा गया लक्ष्य, 6% शिक्षा बजट के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दूसरा एनईपी 2020 का प्रारूप एवं भाग विभाजन, क्योंकि हम एनईपी 2020 का स्कूल शिक्षा पर बात करने वाले हैं, तो अब इसमें देखने वाले हैं सरल परिचय, जिसमें भागों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एनईपी 2020 को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, और अध्याय की बात करें तो 27 अध्याय है, याद रखिएगा। जिसमें पहला भाग स्पेशली जो सहायक शिक्षक भर्ती का सिलेबस में देखे होंगे, एनईपी 2020 भाग 1 स्कूली शिक्षा बोला गया है। तो 4 भाग में पहला भाग हम इसमें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है साथियों। तो भाग 1 की हम बात करने वाले हैं स्कूली शिक्षा के। तो सबसे पहले तो चारों भाग को जान लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि भाग 1 से प्रश्न आएगा, लेकिन चारों भाग को जानना जरूरी है। भाग 1 में स्कूली शिक्षा है, जिसमें कुल 8 अध्याय हैं, याद रखिएगा। और इसमें भी हमें 1 से 6 अध्याय ज़्यादा डिटेल में देखना है। 1 से 6 अध्याय तक ही स्कूली शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। वही भाग 2 की बात करें तो उच्चतर शिक्षा, जिसमें 11 अध्याय हैं, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित। भाग 3 की बात करें तो अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, इसमें 5 अध्याय हैं, और प्रौढ़ शिक्षा, भाषा संवर्धन, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा आदि है। नेक्स्ट जो चौथा भाग है क्रियान्वयन की रणनीति है, इसमें 3 अध्याय शामिल है, अध्याय 25 से 27 तक, नीति को धरातल पर लागू करने के उपाय व संस्थागत ढांचा। इस प्रकार कुल बात करें तो 27 अध्याय, और भाग की बात करें तो 4 भाग। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 में कुल कितने भाग है, तो 4 भाग है। कुल कितने अध्याय है, 27 अध्याय है। और स्कूली शिक्षा में कुल कितने अध्याय है पूछा जाएगा,
तो 8 अध्याय है, जिसमें 1 से 6 अध्याय अति महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न बनेगा। चलिए, तो इस प्रकार आप क्विक रिवीजन में भी देख सकते हैं कितने अध्याय है उसको बताया गया है। ये बिल्कुल टेलीग्राम आपको टेलीग्राम में यह PDF शेयर किया जाएगा, इसको और रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है। पहले अध्याय की बात करें, भाग 1 में पहले अध्याय की बात करें, एक एक अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्किप नहीं करिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला अध्याय किसके बारे में है पूछा जा सकता है। NEP 2020 पहले भाग का पहला अध्याय किसके बारे में है, तो आपका ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसका ECC का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। मस्तिष्क विकास का महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि CG असिस्टेंट टीचर 2023 में बाल विकास में पूछा गया था कि NEP 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का मस्तिष्क कितना प्रतिशत पूर्ण हो जाता है, तो उसमें उत्तर लिया गया था 85% विकास हो जाता है उसके मस्तिष्क का। बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग विकसित हो जाता है, विकास हो जाता है 85%। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक, याद रखिएगा। इसलिए 3 से 6 वर्ष की आयु में गुणवत्तापूर्ण देखभाल व शिक्षा ECCE अत्यंत आवश्यक है। तो यह कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है ECCE? 3 से 6 वर्ष तक के। चलिए, इसमें हम बात करेंगे ECCE के तहत शिक्षा व्यवस्था, जो कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, अनौपचारिक शिक्षा और दूसरा औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में आयु 3 से 6 वर्ष, जिसमें बाल वाटिका, बालवाड़ी या आंगनबाड़ी के माध्यम से इसमें कोई भारी पुस्तक या औपचारिक कक्षाएं नहीं होगी, केवल खेल आधारित शिक्षा होगी, खेल खेल में सीखना होगा। FLN जो आया है वो इसी पर आया, आगे हम FLN को भी देखेंगे। बाल वाटिका की बात करें, इससे भी प्रश्न बना है कि बाल वाटिका कितने वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका में रखने का प्रावधान है NEP 2020 के तहत, तो 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बच्चा कक्षा 1 से पूर्व 1 वर्ष की बाल वाटिका में प्रवेश करेगा। अब आपके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में भी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आ चुका है, जिसमें जो है पहली कक्षा से पहले यदि उनका 6 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है तो उन्हें बाल वाटिका में एडमिशन लेना है, क्योंकि वो 6 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। 6 वर्ष से बाद का ही आपका पहली क्लास में एडमिशन लेना है, इसमें यह बताया गया है। वही अब बात करेंगे औपचारिक शिक्षा, तो आयु 6 से 8 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा की बात होगी, कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्रवेश। याद रखिएगा, इसमें ECCE के तहत 2 भागों में बांटा गया है, और अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। अब इसमें जो आपका प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट से देखें, पहले से नर्सरी, KG1 KG2 आता था, वो तीनों कक्षा आपके अनौपचारिक शिक्षा के तहत आएगा। अब NEP 2020 के तहत उन तीनों कक्षाओं को शामिल किया जा चुका है, और कक्षा 1 और कक्षा 2 से आपका औपचारिक शिक्षा की शुरुआत करना है। उसके लिए जो है प्रारंभिक बुक तैयार रहेगा, या जो NCERT या SCERT के द्वारा जो बुक संचालित होगी वो उनके लिए अवेलेबल रहेगा, ऐसा बोला गया है। अर्थात औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा के केंद्र होंगे आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी बालवाड़ियां तथा आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम शालाएं। ये आपके ECCE के तहत आपके जो शिक्षा के केंद्र होंगे उसको बताया गया है। नेक्स्ट अध्याय की बात करें, ये एक एक अध्याय को समझिएगा। अभी हम एक अध्याय कंप्लीट किए हैं, दूसरा अध्याय है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। FLN का जिक्र, FLN किस अध्याय की बात करता है, FLN का कॉन्सेप्ट स्कूली शिक्षा के किस अध्याय में है, तो आपका अध्याय 2 में। FLN का पूर्ण रूप है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभियान चला था FLN का, बहुत बार ट्रेनिंग हुआ है सभी शिक्षकों का, खास करके प्राइमरी टीचरों का। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान इसका हिंदी रूप है। उद्देश्य की बात करें तो कक्षा 3 तक, आयु 3 से 9 वर्ष के प्रत्येक बालक को बुनियादी पढ़ना लिखना और मूलभूत गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग आ जाना चाहिए, सिखाना है। ये लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य वर्ष 2025 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना। कब तक लक्ष्य रखा गया था पूछा जाएगा FLN का, तो वर्ष 2025 तक ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यह FLN का जो है कार्यक्रम आपका 2020 के बाद ही शुरू हो चुका है, तो इसका लक्ष्य रखा गया था 2025 तक। नेक्स्ट देखेंगे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि छात्र शिक्षक अनुपात,
पीटीआर जिसे प्यूपिल टीचर रेशियो कहा जाता है। तो प्राइमरी इसी एफएलएन के तहत देख रहे हैं तो हम प्राइमरी शिक्षक की बात कर रहे हैं। सामान्य विद्यालय हेतु 30 बच्चों में 1 शिक्षक और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व दुर्बल क्षेत्रों के लिए 25:1 बताया गया है, अर्थात 25 छात्रों पर 1 शिक्षक होनी चाहिए। ये एनईपी 2020 के द्वारा भी बताया गया है। वैसे आरटीई एक्ट 2009 में भी इसका जिक्र है, लेकिन ये जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व दुर्बल क्षेत्रों के लिए एक नया चीज जोड़ा गया है। नेक्स्ट अध्याय जो है तीसरा, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना व सार्वभौमिक पहुंच, अर्थात किस अध्याय में पूछा जाता है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने के बारे में जिक्र हुआ है। तो तीसरा अध्याय, अर्थात जो बच्चे साला त्यागी हो जाते हैं, बीच में कक्षा पढ़ कुछ कारणवश अपने आर्थिक प्रॉब्लम या यहाँ से वहाँ पलायन करने के कारण उनकी जो पढ़ाई रुक जाती है, उनकी जो है संख्या को कम करना इसका मतलब है। अर्थात जीईआर इसका कॉन्सेप्ट आया है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। तो प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो वर्ष या स्कूली शिक्षा की बात करें तो वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% जीईआर प्राप्त करने का लक्ष्य है। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने वर्ष तक जो है जीईआर को 100% प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो वर्ष 2030 तक। ये सभी हम एमसीक्यूज में भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी ध्यान से देखिएगा। ओपन स्कूलिंग की बात करें, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तथा सॉस स्टेट ओपन स्कूल द्वारा ए, बी और सी स्तर के पाठ्यक्रम जो कक्षा 3, 5, 8 और 10, 12 के समकक्ष होंगे उपलब्ध कराना होगा। तो ओपन स्कूलिंग के बारे में किस अध्याय में चर्चा हुआ है, तो आपके तीसरे अध्याय में। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों को पुनः मुख्य धारा में लाना इस अध्याय में बताया गया है। तो ये आपके क्विक रिवीजन में आप देख सकते हैं, 6 वर्ष तक बच्चों का कितने प्रतिशत मस्तिष्क विकास हो जाता है, 85%। 5 वर्ष तक बाल वाटिका में रखना है। एफएलएन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है, कक्षा 3 तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल में गणितीय ज्ञान हो जाना, तो आपके 2025 तक। वही पीटीआर के बारे में बताया गया है, सामान्य क्षेत्रों में 30:1 और पिछड़े क्षेत्र में 25:1। वही 100% जीईआर लक्ष्य प्राप्त करने का कब तक समय है, वर्ष 2030 तक। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। अब आगे हम देखेंगे जो है आपके चौथा अध्याय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नई स्कूली शिक्षा संरचना। जैसा कि इसके पहले 10+2 या उससे पहले 10+2+3 के बारे में अन्य शिक्षा नीतियों में बात हुई थी। इसके पहले 10+2 चल रहा था, तो अब नई स्कूली शिक्षा संरचना जो है 5+3+3+4 हो चुका है, पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनईपी 2020 ने पुरानी 10+2 शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर नई 5+3+3+4 शैक्षणिक संरचना लागू की है। यह संरचना 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कवर करती है। पूछा जाता है साथियों कि एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा कितने वर्ष से कितने वर्ष की बच्चों की बात होती है, और उसमें ऑप्शन में दिया रहता है 6 से 14 वर्ष भी, जो कि आपके 6 से 14 वर्ष आपके आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का जो है बच्चों का उम्र रखा गया है 6 से 14 वर्ष। ज़्यादातर जो है पहले से सुनते आ रहे हैं तो इसी को टिक लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपका एनईपी 2020 का पूछा जाएगा तो 3 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है इस ढांचा के तहत। तो आइए अब हम 5+3+3+4 नई शैक्षणिक संरचना का माइंड मैप देखते हैं। पहला जो 5 है वो आयु 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे, जिसमें 3 साल आपके प्री स्कूल, जिसमें नर्सरी, KG1, KG2 और इस नाम से जाना जाता है ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में, और कक्षा 1 और 2, ये 5 कक्षाएं शामिल होंगे। वही दूसरा आपके प्रीपरेटरी स्टेज, पहला फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरा प्रीपरेटरी स्टेज। हमने इसलिए इंग्लिश में ज़्यादातर इसको प्रायोरिटी दिए हैं। हम इस बार का एमसीक्यूज बाइलिंगुअल देखने वाले हैं। लेफ्ट साइड आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, राइट साइड आपको इंग्लिश में, जो कि हिंदी नाम कभी कभी बदलते रहता है।
एक चीज़ों को कई हिंदी नामों से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश कभी नहीं बदलता, वही रहता है। इसलिए फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज आपके 8 से 11 वर्ष, जिसमें कक्षा 3, 4 व 5 के बच्चे शामिल रहेंगे। मिडिल स्टेज की बात करें तो इसमें भी 3 वर्ष है, जिसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। कक्षाएं की बात करें तो कक्षा 6, 7 और 8। वही लास्ट जो 4 है आपके, वो सेकेंडरी स्टेज है। आयु 14 से 18 वर्ष की बात होती है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी इसमें आएंगे। चलिए अब हम इन चारों स्तरों को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। इसमें की फैक्ट जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है खेल आधारित शिक्षा, जादुई पिटारा का कॉन्सेप्ट, इनसे प्रश्न आपका बन सकता है। जैसे कि पहले स्टेज की बात करें जिसका नाम है फाउंडेशनल स्टेज, आधारभूत स्तर, जिसमें 5 वर्ष तक के 5 कक्षाएं आती है, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे आते हैं, और 3 वर्ष के प्री स्कूल जिसमें नर्सरी, KG1, KG2 और कक्षा 1 व 2। इसमें कुल टोटल 5 कक्षाएं हैं, 5 वर्ष अवधि है इस स्तर के बच्चों की। तो इसमें जो है कैसी शिक्षा देनी चाहिए? खेल आधारित शिक्षा देनी है, गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है। किसी प्रकार का बुक या उन्हें पढ़ाई का वेटेज नहीं देना है, पूरा ये एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग रहेगा। दूसरा हम देखेंगे जादुई पिटारा का कॉन्सेप्ट आया है, पूछा जा सकता है। NCERT निर्मित खेल सामग्री का नाम क्या रखा गया है? जादुई पिटारा, जिसमें जो है इसमें इस किट में लगभग 50 से ऊपर आपके खेल सामग्री होते हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त की जाती है, जिसमें कठपुतली का खेल या बहुत सारे उसमें खेल सामग्री होती हैं जिससे भी शिक्षा प्राप्त किया जाता है। और प्राइमरी में FLN के माध्यम से शिक्षकों को यही ट्रेनिंग दिया गया है कि उस किट के माध्यम से ही बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना है। और इसमें माध्यम होगी वो आपके उनके मातृभाषा में, बच्चों का जो एरिया रहेगा, जो क्षेत्र रहेगा, उन्हीं के स्थानीय भाषा में उनको शिक्षा देना है इस फाउंडेशनल स्टेज में, और कोई परीक्षा नहीं लेना है। इस बात का विशेष रूप से जिक्र हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो स्टेज की बात करें वो है आपका प्रीपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक स्तर, जिसमें 3 वर्ष आते हैं, अर्थात इसमें 3 कक्षाएं आते हैं। 8 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चे, कक्षा 3, 4 और 5। इसमें खेल से आगे औपचारिक शिक्षण की ओर आगे बढ़ा जाता है। हल्की पाठ्य पुस्तकों की शुरुआत। विषय की बात करें तो पढ़ना लिखना, गणित, कला, विज्ञान, भाषा, ये सभी पढ़ना लिखना के साथ साथ गणित, कला शिक्षण को भी महत्व दिया गया है। विज्ञान, भाषा, खोज व गतिविधि आधारित अधिगम। नेक्स्ट जो देखें तीसरा मिडिल स्टेज, इसमें बात करें मध्य स्तर, हिंदी में बोला गया है। इसमें भी 3 वर्ष शामिल है, 11 से 14 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होंगे, कक्षा 6, 7 व 8। इसमें विषय आधारित शिक्षण, किस कक्षा से कोडिंग डिकोडिंग का कक्षाएं की शुरुआत होगी पूछा जाएगा तो आप कक्षा 6 से बताएंगे कोडिंग की शुरुआत। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत होगी। पूछा जाता है कि किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत होती है NP 2020 के तहत, तो कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन, व 10 दिन का बैकलेस पीरियड भी रखा गया है। क्रिटिकल थिंकिंग पर बल दिया जाएगा। इसमें जो है देखा जाए तो एक प्रकार से खोज आधारित सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा है आपका सेकेंडरी स्टेज, जिसे माध्यमिक स्तर, हिंदी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जो तीसरा स्टेज मिडिल स्टेज, उसी को माध्यमिक स्तर मान लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टेज को हिंदी में माध्यमिक स्तर बोला गया है। ये 4 वर्ष की अवधि, 14 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होंगे, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे होंगे। और इसमें जो है इसे लचीलापन बनाया गया है। विशेष रूप से एक वर्ड्स को याद रखिएगा, लचीलापन। इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम का कठोर विभाजन समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि पहले क्या होता था, आर्ट्स वाले बच्चे इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और आपका जितने भी उसमें अर्थशास्त्र वो रहते हैं उसको लेना ही पड़ता था, उसके साथ आप साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले पाते थे। लेकिन अब बच्चे को यदि इतिहास के साथ साइंस पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है तो वो अपने हिसाब से विषय चयन करके तीनों चारों सब्जेक्ट को चयन कर सकता है, अर्थात विषय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता। उदाहरण बायो के साथ इतिहास या गणित भी ले सकते हैं। बहुविषयक कॉन्सेप्ट को इसमें डाला गया है, दृष्टिकोण को, विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया गया है। तो ये रही आपका चारों जो संरचना है आपका 5+3+3+4 का विस्तृत अध्ययन, और इसी से प्रश्न बनता है। विशेष ध्यान दें पुरानी वर्सेस
नई संरचना की तुलना की बात करें तो पुरानी संरचना आपका 10+2 था। आयु 6 से 18 वर्ष की बात होती थी, 12 वर्ष आपके स्कूली सफ़र। और नई संरचना की बात करें तो इसमें 3 वर्ष से 18 वर्ष अर्थात 15 वर्ष का स्कूली सफ़र, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे आपके एग्जाम पॉइंट जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। कोडिंग किस कक्षा से प्रस्तावित है? कक्षा 6 से। व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरुआत होती है? कक्षा 6 से। जादुई पिटारा किस स्तर हेतु है? फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष हेतु। माध्यमिक स्तर की आयु की सीमा क्या है? तो 14 से 18 वर्ष, जिसमें 9 से 12वीं तक के बच्चे आते हैं। तो ये रही आपका उम्र के आधार पर भी पूछा जा सकता है इन स्टेजेस को, तो इसे भी याद रखिएगा। अब आपके एनईपी 2020 की जो संरचना है उसको जानने के बाद इसी अध्याय में, चौथे अध्याय में हम चल रहे हैं। मूल्यांकन प्रणाली, परख एवं डिजिटल पहल की बात हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एनईपी 2020 में रटने पर आधारित केवल वार्षिक परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर सतत बहुआयामी एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश दिया गया है। विस्तृत व्याख्या की बात करें तो इसमें 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात हुई है। याद रखिएगा, आपने देखे होंगे, यदि आपके रिलेटिव कोई टीचर होंगे गवर्नमेंट टीचर, तो उनका जो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आया है वो बहुत लगभग 6 पेज का आया है। तो इस प्रकार थोड़ा पेचीदा भी किया गया है, लेकिन बच्चे का हर गतिविधि का जो आकलन है उसमें बताया जाना है, इस प्रकार का है। बच्चे का मूल्यांकन केवल अंक पत्र तक सीमित नहीं होगा, इसमें 3 प्रमुख घटक होंगे। पहला है स्वमूल्यांकन अर्थात बच्चा स्वयं अपने कार्यों का आकलन करेगा। दूसरा है सहपाठी मूल्यांकन, जो उनके सहपाठी के द्वारा आकलन या मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरा है शिक्षक मूल्यांकन, तो शिक्षक द्वारा शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। तो 3 प्रकार के आकलन के बारे में बताया गया है, मूल्यांकन के बारे में, इसे पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें देखेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एनईपी 2020 के तहत छात्रों के मानक आकलन हेतु एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसे परख नाम दिया गया है। परख का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाएगा, तो परफॉर्मेंस, पी का परफॉर्मेंस, ए का असेसमेंट, आर का रिव्यू और एंड आपका सब्स्टिट्यूट, ए का आपका एनालिसिस और के का नॉलेज ऑफ आपका सब्स्टिट्यूट लगा है, और फॉर हॉलिस्टिक एच का हो जाएगा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। तो किन कक्षाओं के लिए यह मूल्यांकन होगा, परख मूल्यांकन? तो कक्षा 3, 5 और 8वीं का, जो कि एक बार हो चुका है, पिछले एक साल पहले हुआ था। डिजिटल शिक्षा की बात करें तो किसमें होगा, दीक्षा ऐप में। स्कूली शिक्षा की बात करें जिसमें डिजिटल शिक्षा ऐप आएगा, तो वो दीक्षा ऐप है। दीक्षा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इसमें यह एनसीईआरटी द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर सभी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों का ई-कंटेंट एवं क्यूआर कोड आधारित पठन सामग्री उपलब्ध है। आपने देखे होंगे आजकल के पाठ्यपुस्तक में अध्यायों में आपको क्यूआर कोड दिखाई देंगे, जिसके माध्यम से आप उस पाठ को आप उसमें स्कैन करेंगे इस ऐप के माध्यम से, तो उसका वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। यह आपके शिक्षक और छात्र दोनों के लिए यह ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट, इसमें क्विक रिवीजन में देखें तो परख जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। मूल्यांकन कक्षाएं इसमें 3, 5 और 8 होंगे, तीसरी, 5वीं और 8वीं के बच्चे। और 360 कार्ड जो है स्व मूल्यांकन, सहपाठी द्वारा मूल्यांकन और शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से बनाया जाएगा। दीक्षा ऐप जो है आपके डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब हम देखने वाले हैं 5वां और 6वां अध्याय। अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़े, तो स्कूल शिक्षा के तहत जो अध्याय है वो 5वां अध्याय देखेंगे, जिसमें 5वां अध्याय जो है शिक्षक के बारे में है। पूछा जा सकता है कि स्कूली शिक्षा में किस अध्याय में शिक्षक के बारे में जिक्र किया गया है। शिक्षक के जितने भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनके लिए मानक पाठ्यक्रम है, या फिर उनका कह सकते हैं शिक्षक सिलेक्शन की बात, ये सभी उनके योग्यता संबंधी सभी का इसमें शामिल है। तो 5वां अध्याय आपका शिक्षक के लिए देखते हैं। तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड जो सबसे पहला जो है बिंदु याद रखिएगा, इसके तहत जो है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का पाठ्यक्रम के बारे में जिक्र किया गया है। वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता
4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। अर्थात आने वाले दिन में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड ही मान्य रहेगा शिक्षकों के लिए। सीपीडी की बात करें तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 घंटे का सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। टेट का विस्तार की बात करें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को और मजबूत किया जाएगा। इसे फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडिल एवं सेकेंडरी अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड सभी स्तरों पर लागू किया जाएगा। अभी तक 2 पेपर हो रहा है आपका, प्राइमरी के लिए पेपर 1 और सेकेंड मिडिल के लिए पेपर 2। तो इसमें तीसरे ग्रेड के लिए भी जो है टेट आयोजित होगा, इसकी बात हुई है, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। एनपीएसटी की बात करें, फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति। जैसे शिक्षकों को कई प्रकार के ड्यूटीज लगाया जाता है, उससे जो है मुक्ति दिया जाएगा, अर्थात उन्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, उन्हें सिर्फ स्कूली शिक्षा पर ध्यान देने के लिए बोला जाएगा। और इनको छोड़कर चुनाव कार्य जो है आपका भारत सरकार का आपदा राहत व जनगणना को छोड़कर इन 3 कार्यों में तो लगाएंगे ही, ड्यूटीज से मुक्त रखा जाएगा। इसे छोड़कर बोला गया है ना, जैसे कि बोला जाएगा कि पल्स पोलियो अभियान में शिक्षक का ड्यूटी लगाया जाएगा, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये आपको नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये इनके तहत नहीं आता। करियर प्रबंधन सीएमपी की बात करें तो शिक्षकों की पदोन्नति व वेतन वृद्धि केवल वरिष्ठता पर नहीं, जैसे अभी तक जो है वरिष्ठता पर हो रहा है, सीनियरिटी के बेस पर हो रहा है, लेकिन आने वाले दिन में उनके कार्य व प्रदर्शन व उपलब्धियों पर आधारित होगी उनका प्रमोशन जो है। 6वां अध्याय की बात करें तो समतामूलक और समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें एसईजी स्पेशल एजुकेशन जोन विशेष शिक्षा क्षेत्र की बात हुई है। किस अध्याय में समावेशी शिक्षा के बारे में जिक्र हुआ है तो 6वां अध्याय में। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। एसईडीजी इसका फुल फॉर्म सीटेट में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सोशियली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जिसे बोला जाता है, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूह पर विशेष ध्यान देना, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और इसका भी। तो इसमें जेंडर समावेशी निधि बालिकाओं एवं ट्रांसजेंडर छात्रों को सम्मान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा विशेष निधि का गठन किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण, रैंप, सहायक उपकरण एवं विशेष शिक्षकों का प्रावधान रहेगा इसमें। तो इस प्रकार ये आपका जैसे कि विशेष शिक्षकों की बात हुई है, अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा अल्टीमेटम आया था कि प्रत्येक राज्य को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करना है। विशेष शिक्षक मतलब जो है जिसमें विशिष्ट बालकों को पढ़ाया जाएगा, अर्थात दिव्यांग बच्चे जैसे आपका मूक बधिर हो गया या फिर उनका विशेष ट्रेनिंग लेकर आए रहेंगे, तो उन्हें जो है विशिष्ट बालकों के लिए जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं उसको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों का नियुक्ति किया जाएगा। इसका प्रावधान एनईपी 2020 में ही है। तो इसमें क्विक रिवीजन की बात करें तो 4 वर्षीय बीएड की बात हुई है जो 2030 तक अनिवार्य रहेगा। 50 घंटे का सीपीडी अर्थात प्रतिवर्ष शिक्षकों को 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। एनपीएसटी मानक, एसईजेड विशेष शिक्षा क्षेत्र, जेंडर समावेशी निधि का गठन, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। अब हम चैप्टर जो समरी पूरा पढ़ें उसका सारांश 1 लाइनर में देखने वाले हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक लाइन में, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसके प्रमुख बिंदु संक्षेप में निम्नानुसार हैं। पहला बिंदु है 34 वर्षों बाद आई 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है जो कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा इन्हें लाया गया और 29 जुलाई 2020 को इनका जो है लागू हुआ पूरे देश में। एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रखा गया पूछा जाएगा तो शिक्षा मंत्रालय। और जीडीपी का जो शिक्षा बजट के लिए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है वो 6%। कुल मिला के जो एनईपी 2020 है वो 4 भाग में है और 27 अध्याय, जिसमें स्कूली शिक्षा भाग 1 में 8 अध्याय हैं, जिसमें 6 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2 अध्याय को नहीं शामिल किए हैं, निश्चित रूप से उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, लेकिन पूछा जाएगा कितने अध्याय तो 8 अध्याय।
पुरानी 10+2 प्रणाली के स्थान पर कौन सा संरचना रखा गया? तो 5+3+3+4। वही 6 वर्ष से पूर्व बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत विकसित हो जाता है? 85%। और ईसीसी एवं 5 वर्ष में बाल वाटिका का प्रावधान है। याद रखिएगा, यदि बच्चा 5 वर्ष का है तो उन्हें बाल वाटिका में एडमिशन दिलाना है। कक्षा 3 तक FLN बुनियादी साक्षरता का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 100% GER का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत होगी। वही 360 प्रोग्रेस कार्ड की बात करें तो आपके राष्ट्रीय आकलन केंद्र है परख, जिसमें कक्षा 3, 5 और 8 में मूल्यांकन होगा। दीक्षा ऐप आपका डिजिटल शिक्षा ऐप होंगे। वही शिक्षक हेतु 50 घंटे का वार्षिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। NPST मानक एवं वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत BEd पाठ्यक्रम हो जाएगा। समावेशी शिक्षा हेतु SEZ विशेष शिक्षा क्षेत्र एवं जेंडर समावेशी निधि का गठन होगा। तो साथियों, ये रही आपका अध्याय का सारांश, चैप्टर समरी, जिससे आपका पूरा जो हम अभी देखे हैं उसका सार यहाँ पर की पॉइंट्स जिससे प्रश्न बन सकता है इसमें पूरा शामिल है। और देखा जाए तो वीडियो अधिक लंबी हो रही है। इसके आधार पर हम इसके पार्ट 2 में पूरे टॉप 30 MCQs जो न्यू पैटर्न में है, इसलिए हम न्यू पैटर्न जब 30 MCQs है उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। न्यू पैटर्न में कूट संबंधी प्रश्न थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो इसके आधार पर देखा जाए तो वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसलिए हम इसका पार्ट 2 में MCQs देखने वाले हैं। चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।